Hello viewers, I am a dear student. I hope you all are fine. I am अंतिमा यादव from RGCSK. आज का हमारा टॉपिक है शॉक। आज हम बात करेंगे शॉक के बारे में। शॉक क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं एंड इसके प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बिना देरी के अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज शॉक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉक क्या होता है। शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन दैट अराइजेज व्हेन द बॉडी डज नॉट रिसीव एडिक्वेट ब्लड फ्लो, डिप्रेविंग सेल एंड organ of the oxygen and nutrients needed for a proper functioning। शॉक क्या होता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन होती है। अगर कोई पेशेंट शॉक में चला गया है तो उसके लाइफ के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इनको प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है और पेशेंट शॉक में चला जाता है। ओके, अगर हमारे बॉडी क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ब्लड अगर हमारे वाइटल्स ऑर्गन को नहीं मिल पा रहा है तो हमारे बॉडी में बहुत अनकंफर्टेबल सिम्टम्स अपीयर होगा। अगर इसको हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा और जो हमारे सेल टिश्यू होते हैं और उनकी डेथ भी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में, यानी इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। और किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है या हार्ट फेल हो गया है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है सीवियर हैमरेज। सीवियर हैमरेज मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाना, एक्सटर्नली या इंटरनली ब्लीडिंग हो जाना बहुत ज़्यादा, तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है, डिहाइड्रेट हो गया है पेशेंट, तो शॉक में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में हो गया है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है पॉइजनिंग। अगर पॉइजनिंग पेशेंट के बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉइजन हो गया है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है बॉडी में तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, ये भी कॉजेज होता है। नेक्स्ट है बर्न इंजरीज एंड परफ्यूज वोमिटिंग। अगर परसिस्टेंट मतलब लगातार वोमिटिंग हो रही है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, क्योंकि वोमिट की वजह से बॉडी में पानी फ्लूइड की कमी हो जाएगी और जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है क्रोनिक और एक्यूट डायरिया। अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, डायरिया मतलब परसिस्टेंट लगातार डायरिया हो रहा है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शॉक, मतलब शॉक के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला है देयर आर मैनी टाइप ऑफ शॉक, मतलब शॉक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। दे फॉर अंडर मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन व्हाट हैज अफेक्टेड द ब्लड फ्लो ऑफ द बॉडी। मतलब 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सबके अलग अलग कॉजेज होते हैं इसलिए इसके 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है कार्डियोजेनिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक मतलब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि ये हार्ट से रिलेटेड है। एंड हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपो मतलब डिक्रीज होना, वोलेमिक मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लूइड की कमी हो जाती है, पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। आपको वर्ड से पता चला होगा, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट होता है। अगर किसी बाधा की वजह से अगर पेशेंट शॉक में जाता है, हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन है, हमारे ऑर्गन से अगर उनको ब्लड पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो पेशेंट किस में जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, आपको वर्ड पता ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है तो पेशेंट किस में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है। दिस टाइप ऑफ शॉक ऑकर्स व्हेन पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट डिमिनिश्ड एंड हार्ट fails to pump blood in the body result in decreased cardiac output। आपको पहले हार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है और हार्ट अपना प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा तो पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कॉजेज क्या हो सकता है, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट में जो
कोरोनरी आर्टरी होती है, अगर उसमें कोई डिजीज हो गई है तो इसको हम CAD बोलते हैं, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई है तो इसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड HF, हार्ट फेलियर। इस कंडीशन मतलब ये सब कॉजेज हो जाते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में जाने के लिए, ठीक है। ओके है हाइपोवोलेमिक शॉक। अब हम बात करेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है। तो हाइपो वर्ड समझ में आ रहा है, हाइपो मतलब डिक्रीज होना, बैलून मतलब किसी चीज का बैलून, तो यहाँ फ्लूइड की बात हो रही है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, हैपेंस व्हेन there is not enough blood in your blood vessels to carry oxygen to our organ. This can be caused by severe blood loss, for example from injuries, burn, vomiting, diarrhea. ये कब होता है, जब हमारे बॉडी में या ब्लड वेसल्स में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं रहता है, हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड या ब्लड नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है, ठीक है। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, इंजरीज हो गई एंड बर्नस हो गया। तो जैसे कि इंजरीज की कंडीशन में क्या होगा, इंजरी हो गई तो इंजरी कंडीशन में क्या होता है, जाहिर सी बात है फ्लूइड लॉस होगा या ब्लड लॉस होगा। तो ब्लड लॉस हो रहा है तो हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है, तो पेशेंट किस में चला जाएगा, शॉक में, हाइपोवोलेमिक शॉक में। नेक्स्ट है बर्न की कंडीशन में भी फ्लूइड लॉस होता है एंड वोमिटिंग। अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको वोमिटिंग हो रही है, एक दो बार वोमिटिंग होने से पेशेंट शॉक में नहीं जाता है, अगर यही वोमिटिंग पर्सिस्टेंट मतलब लगातार हो रही है तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है डायरिया की कंडीशन में भी पेशेंट शॉक में जा सकता है, अगर लगातार डायरिया बना रहा तो, ठीक है, पेशेंट किस में जाएगा, शॉक में, हाइपोवोलेमिक शॉक में। इसमें क्या होता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक आपको वर्ड से पता चल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होना। अगर हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तो पेशेंट किस में जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ऑकर्स व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम सर्कुलेटिंग प्रॉपरली थ्रू आउट द बॉडी। अगर हमारे जो ब्लड फ्लो है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तो पेशेंट किस में चला जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में। अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है ब्लड फ्लो में तो जो ब्लड है हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, हमारे वाइटल्स ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, सेल एंड टिश्यू को, और पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में चला जाएगा। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट, आयोटिक स्टेनोसिस एंड इंट्राथोरेसिक ट्यूमर्स एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो एक एक करके आपको बताएंगे क्या होता है। जैसे कि है कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, जो हमारे हार्ट है उसके सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना, मतलब अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है तो हमारा जो हार्ट है वो कंप्रेस करने लगेगा और हमारे हार्ट पे दबाव पड़ने की वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी और पेशेंट किस में चला जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में, जिसको हम क्या कॉजेज क्या है, कार्डियक टेम्पोनेट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आयोटिक स्टेनोसिस। जो हमारा आयोटा होता है उसमें अगर उसका जो नर्विंग होती है, ब्लड वेसल जो उसके होते हैं वो नर्विंग हो जाना, तो अगर स्टेनोसिस हो गया तो पेशेंट ब्लड, हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाएगा, स्टेनोसिस की वजह से सक्रिय हो जाती है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंट्राथोरेसिक ट्यूमर। नेक्स्ट क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, वन आर मोर आर्टरीज इन द लंग्स आर ब्लॉक्ड बाय अ ब्लड क्लॉट। जो हमारी लंग्स की जो आर्टरी होते हैं पल्मोनरी आर्टरी होती है, अगर वहाँ पे आर्टरी में ब्लड का मतलब रुकावट हो गया है या वहाँ पे क्लॉट जम गया है और हमारे मतलब इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉजेज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना। अगर किसी भी रीजन की वजह से ब्लड का हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है तो पेशेंट किस में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में, ओके। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ऑकर्स व्हेन पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज लॉस्ट ड्यू टू वैसोडाइलेशन ऑफ द पेरिफेरल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। देखो हमारे ब्लड में अगर किसी चीज का फ्लो हो रहा है तो उसको एक प्रेशर चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो लॉस हो जा रहा है, तो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा। वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारा पेरिफेरल है वो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और पेशेंट किस में चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में। इसमें क्या है कि
हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए पेशेंट किस में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में। जैसे कॉजेज क्या है, इसमें क्या क्या आता है, एनाफिलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है, सेप्टिक शॉक क्या होता है एंड न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है। ऑकर्स ड्यू टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी हो गई है तो इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है, जैसे मधुमक्खी बहुत इकट्ठा काट ली हो या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, ठीक है, तो पेशेंट किस में जाएगा, एनाफिलेक्टिक शॉक में। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक, ऑकर्स ड्यू टू सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल सच एज ई कोलाई एंड सम वायरसेस। अगर हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड में सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस की वजह से हो, तो अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टिक शॉक। जिसको हम अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे सिप्टिसीमिया बोलते हैं, तो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया इन्फेक्शन, टाइमली हम ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक, आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, occurs when dysfunction or injury to the nervous system cause dilation of peripheral blood vessels। अगर हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में इंजरी हो गई है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमारा सारा कनेक्शन क्या होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो हमारे भी पूरे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा नर्वस सिस्टम में इंजरी हो गई है, ठीक है, या मतलब वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट किस में जाएगा, न्यूरोजेनिक शॉक में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अब पेशेंट कैसे शॉक में जाएगा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो पहले क्या है, ड्यू टू अंडरलाइंग इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया, मतलब ब्लड लॉस होना है ना, एलर्जिक रिएक्शन, इन सब की वजह से क्या होएगा, डिक्रीज सर्कुलेटरी वॉल्यूम। इसकी वजह से क्या होगा, जो अभी आपने कॉजेज पढ़ा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है इन कॉजेज की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, जो हमारे हार्ट में जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, हार्ट पंप प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गई है तो जाहिर सी बात है हमारे पूरे बॉडी को और बॉडी टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाएगा। ब्लड नहीं मिल पाएगा तो हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है, और पेशेंट को बहुत सारे दिक्कत होगी। एंड डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, और हमारे जो बॉडी में जो टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है ब्लड का, वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होएगा, पेशेंट शॉक में जा सकता है। और अगर ये हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके, तो आई होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जो भी आपने अभी कॉजेज पढ़ा, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो नहीं हो पा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है ना, ये कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, आर्टिक स्टेनोसिस हो गया, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का वो डिक्रीज हो जाता है, और जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी तो हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। अगर हार्ट ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है हमारे हार्ट को, तो हमारे पूरे बॉडी को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से क्या होएगा, पेशेंट शॉक में जा सकता है। अगर इसको हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके, तो आई होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा, कैसे पेशेंट शॉक में जाता है और इसके कॉजेज क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है हम बात करेंगे इसके स्टेजेस के बारे में, इसके क्या क्या स्टेज हैं, पेशेंट कैसे कैसे करके पेशेंट शॉक में जाता है। देयर आर 4 स्टेजेस, इसके 4 स्टेजेस होती हैं। तो पहला क्या है, इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक में क्या होता है, दिस मार्क्स द ऑनसेट ऑन शॉक ड्यूरिंग व्हिच हाइपोपरफ्यूजन बिगिनिंग एंड ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी टिश्यू स्टार्ट टू डिक्रीज। इसमें क्या होता है, हाइपोपरफ्यूजन स्टेज स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन या ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता है। जैसे कि नेक्स्ट क्या है, कंपनसेटरी स्टेज, एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेज, एंड नेक्स्ट क्या है, इरिवर्सिबल स्टेज। तो अभी हम आपको एक एक करके मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगी। कंपनसेटरी स्टेज क्या होता है, इन दिस स्टेज द बॉडी अटेम्प्ट टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड ऑक्सीजन डिलीवरी।
कॉम्पनसेटरी स्टेज में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इनिशियल स्टेज में क्या होता है, हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिल पाता है तो पेशेंट शॉक में जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करे, पहले कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। कैसे कॉम्पनसेट करेगी, मतलब उसकी रिक्ति पूर्ति, अगर जो काम बॉडी नहीं कर पा रही है तो नहीं हो पा रहा तो हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी। जैसे कि इन दिस स्टेज द बॉडी अटेम्प्ट टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड ऑक्सीजन डिलीवरी, हमारी बॉडी क्या करेगी, फ्लूइड को बैलेंस करने की कोशिश करेगी एंड ऑक्सीजन डिलीवरी करने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी, पहले क्या होगा, रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज टू बूस्ट ऑक्सीजन लेवल, हमारी जो रिस्पिरेटरी रेट हो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो टिश्यू है उसको ताकि ऑक्सीजन मिल पाए। दूसरा क्या करेगी, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट राइज टू सपोर्ट कार्डियक आउटपुट, और क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, ताकि हमारे ब्लड को, हमारे जो है बॉडी को ऑक्सीजन और पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, ठीक है। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा ताकि जो है कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन लेवल या ब्लड लेवल मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट कैसे करेगा, रेनल ब्लड फ्लो डिक्रीज टू मिनिमाइज्ड फ्लूइड लॉस एंड प्रोमोट रिटेंशन, और कैसे कॉम्पनसेट करेगा, जो किडनी में ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किधर जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे हार्ट को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का रिटेंशन होने लगेगा, क्योंकि किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई किधर जाएगी, हार्ट की तरफ जाएगी, और इधर क्या करेगा, फ्लूइड का लॉस कम होगा, इसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड का रिटेंशन होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारी बॉडी कंपनसेट करती है। तो कैसे करेगी, पहला क्या करेगी, रिस्पिरेटरी रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा कैसे करेगी, जो ब्लड प्रेशर है एंड हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्या मेंटेन करने के लिए, कार्डियक आउटपुट, एंड ब्लड फ्लो किडनी में डिक्रीज हो जाएगा, क्या प्रिवेंट करने के लिए, फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। तो हमारी बॉडी ऐसे कंपनसेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, दिस स्टेज बिगिंस व्हेन कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट। प्रोग्रेसिव स्टेज कब स्टार्ट होगी, जब हमारा कंपनसेटरी स्टेज, मैंने आपको अभी बताया कि 3 तरीके से मैनेज करती है, ठीक है। जब ये सारे मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं तो कैसे क्या होगा, इसमें टिश्यू बिकम्स हाइपोक्सिया लीड टू एसिडोसिस, टिश्यू में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी एंड CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और पेशेंट को एसिडोसिस हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया कॉज वेसोडाइलेशन एंड फ्लूइड लॉस, इसकी वजह से क्या होगा, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा एंड फ्लूइड का लॉस ज्यादा होने लगेगा। नेक्स्ट क्या होगा, ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द वाइटल्स ऑर्गन, और क्या होगा, इसके बाद जो ब्लड की विस्कोसिटी है क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो ब्लड है वो गाढ़ापन हो जाएगा, उसका जो विस्कोसिटी है इंक्रीज होने के बाद ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो ब्लड है हमारे वाइटल्स ऑर्गन को नहीं मिल पाएंगे और पेशेंट किस में चला जाएगा, शॉक में। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोग्रेसिव स्टेज भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनरिवर्सिबल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, At this stage, vital organs have failed and shock can no longer be reversed. इसमें क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है वो फेल होने लगते हैं और इसमें रिवर्स होने कोई चांसेस नहीं होता है। ओके, एज द कंडीशन प्रोग्रेस रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर ऑकर, इसमें क्या होता है, जो हमारा रिस्पिरेशन है, सर्कुलेटरी है, वो भी सब चीज़ें फेल हो जाती हैं। दिस लीड टू ब्रेन डैमेज, सेल डेथ एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द पेशेंट, और क्या होगा, लास्ट में ब्रेन डेथ हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी और लास्ट में क्या होगा, पेशेंट की जान भी जा सकती है। ओके, तो आई होप आपको ये स्टेज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर। अब पेशेंट शॉक में चला गया तो उसके क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो पहला सिम्टम्स क्या अपीयर होगा, हाइपोटेंशन, एरिथमियाज, ठीक है। पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिससे नॉर्मल रेंज क्या होता है 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, mm ऑफ एजी 120/80 mm ऑफ एजी होता है। जो शॉक की कंडीशन में क्या होगा, हाइपोटेंशन में चला जाएगा, इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इरेगुलर हार्ट बीट भी हो जाएगी। नेक्स्ट टैकीकार्डिया, मैंने अभी आपको बताया था कॉम्पनसेट करेगा, तो टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी ताकि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई मिल पाए, तो इसलिए जो है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है पुअर कंसंट्रेशन, और जो पेशेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो पुअर हो जाएगा।
एंड टैक्पिनिया, और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, मतलब बार बार सांस फूलेगी, क्योंकि वो रिस्पायरेशन को मतलब मेंटेन कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए जो है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंजाइटी, पेशेंट को एंजाइटी फील होएगा। नेक्स्ट कूल स्किन कूल हो जाएगी, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शन हो गया, क्योंकि सारा कंट्रोल ब्रेन से होता है, अगर हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर पा रहा है तो स्किन भी ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, रेस्टलेसनेस, पेशेंट को रेस्टलेस में फील होगा। नेक्स्ट डिजीनेस, पेशेंट को चक्कर भी आएगा। एंड साइनोसिस और ब्लूज स्किन भी हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। नेक्स्ट ओलिगूरिया, पेशेंट को ओलिगूरिया भी हो जाएगा, मतलब क्या होता है इसका, यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाना या यूरिन का आउटपुट कम होना, क्योंकि हमारे कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारे किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रही थी, इसकी वजह से क्या होगा, ओलिगूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट अगर सेप्टिक शॉक में गया है तो। नेक्स्ट है वीकनेस, पेशेंट को वीकनेस फील होएगा। नेक्स्ट फीवर पेशेंट को होएगा। उसके बाद फीवर क्यों हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से फीवर होगा, पेशेंट के बॉडी में इन्फेक्शन है तो। नेक्स्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो लॉस हो जाएगा। एंड स्किन रैशेस, और स्किन में रैशेस हो जाएंगे। एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और जो हार्ट का कार्डियक आउटपुट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स अपीयर होगा। नेक्स्ट फटीग, पेशेंट को फटीग फील होएगा। एंड पल्मोनरी एडिमा, और पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को हो सकता है। एंड वीक और एब्सेंट पल्स रेट, और पेशेंट को टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया हो सकता है या एब्सेंट पल्स रेट हो सकता है। तो आई होप आपको ये क्लिनिकल फीचर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। अगर पेशेंट शॉक में चला गया तो इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो पहला हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, प्रेजेंट पास्ट, उसके प्रेजेंट में क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके पास्ट में क्या क्या दिक्कत हुई थी, या डायरिया, वोमिटिंग, जो भी कॉजेज हैं उससे आप हम पूछेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब पेशेंट को टच करके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे करवाने इसलिए करवाएंगे कि हार्ट को विजुलाइज करने के लिए, एंड क्लॉटिंग वगैरह या कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम एक्सरे करवाएंगे। सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट देखने के लिए, ब्लड का काउंट देखने के लिए। नेक्स्ट यूरिन एनालिसिस करवाएंगे। यूरिन एनालिसिस क्या होता है, यूरिन एनालिसिस में प्रोटीन वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह देखने के लिए हम करवाते हैं। सिटी स्कैन करवाएंगे, इंटरनल जो मतलब ऑर्गन्स हैं वो डैमेज कहाँ हुए हैं या ब्लॉकेज को देखने के लिए। नेक्स्ट एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाएंगे। ये क्या होता है, इसमें हम गैस का पता करते हैं। इसमें क्या होगा, पेशेंट शॉक में गया तो इसमें CO2 की मात्रा बढ़ी रहेगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था एसिडोसिस हो जाएगा पेशेंट को, तो इसमें क्या करते हैं, और पेशेंट को एसिडोसिस CO2 की मात्रा बढ़ी रहेगी एंड ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई रहेगी, तो इसमें क्या करते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस का एनालाइज करवाते हैं। ओके, तो आपको आई होप आपको ये डायग्नोसिस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, Shock requires immediate intervention to preserve life. The primary goal is to re-stabilize organ perfusion by restoring oxygenation and circulatory volume. इसमें क्या होता है, शॉक क्या है, शॉक रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन टू प्रिजर्व लाइफ। इसमें क्या होता है, अगर कोई पेशेंट शॉक में चला गया है तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी गोल क्या होता है, रीस्टेबलाइज करना। ठीक है, किसको, हमारे ऑर्गन, जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है। कैसा हम करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे और उसको हम क्या करेंगे, सर्कुलेटरी वैल्यूम उसको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सर्कुलेशन एंड मेंटेन हो सके, एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। तो पहला क्या है, मैनेजमेंट इन ऑल टाइप ऑफ शॉक स्टेज इंक्लूड, सारे टाइप के जो शॉक होते हैं इसमें एक एक करके मैंने बताया है। तो ABC, एयर वे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, एयर वे करेंगे, एयर वे मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन को हम मतलब जो हमारा ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है हमारे वाइटल्स ऑर्गन को, उसको हम मेंटेन करेंगे फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन करा के। नेक्स्ट है इंश्योरिंग एयर वे पोटेंशियली इफेक्टिव ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटरी सपोर्ट इज द बेस्ट ऑफ प्रायोरिटी। हम पहले क्या करेंगे, पहले अगर पेशेंट शॉक में गया तो पहले हमारा मेन गोल क्या होता है, पेशेंट को फ्लूइड इंसर्ट करवाना और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना। ठीक है, नेक्स्ट है CPR शुड बी एडमिनिस्टर्ड इफ इक्विपमेंट इज नॉट अनअवेलेबल।
हम क्या करेंगे, अगर मान लो कोई पेशेंट शॉक में चला गया है, अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट या हॉस्पिटल दूर है, हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको CPR देंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि हार्ट को इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्रोनिक CPR, इसमें शुड बी प्रोवाइडेड। इसमें हम क्या करते हैं, CPR देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो हमारा कंटिन्यूअस पल्मोनरी रिससिटेशन, हम क्या करते हैं, हार्ट को पुनर्जीवित करते हैं ताकि हमारा हार्ट फिर से हमारा वर्क करने लगे, ठीक है। तो हम CPR प्रोवाइड करते हैं जब तक हमारे पास कोई हॉस्पिटल या इक्विपमेंट अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट शुड बी एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल एंड गिवन ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज देयर कंडीशन। और पेशेंट को हम क्या करेंगे, CPR देने के बाद हम उसको जस्ट जो है हॉस्पिटल लेकर आएंगे ताकि उसका जो कंडीशन है वो रीस्टेबलाइज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, और हम क्या करेंगे, लास्ट में फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करेंगे। फ्लूइड रिसस्टिटेशन, लार्ज अमाउंट में हम फ्लूइड का इन्फ्यूजन करवाएंगे ताकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो जस्ट मेंटेन हो सके, ठीक है। और पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट नॉर्मल सलाइन और आर्यर रिंगल लैक्टेट शुड बी प्रोवाइडेड, और पेशेंट को हम क्या करेंगे, रिंगल लैक्टेट भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि पेशेंट का जो वाइटल ऑर्गन में फ्लूइड की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, वो रीस्टेबलाइज हो सके। नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर नेसेसरी व्हेन ब्लीडिंग इज द कॉजेज ऑफ शॉक। अगर शॉक का कॉजेज ब्लीडिंग है तो हम क्या करेंगे, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे ताकि जो है ब्लड हमारा जो है मेंटेन हो सके, जो है हमारा जो शॉक जो है वो ठीक हो सके। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकेशंस यूज इन शॉक मैनेजमेंट। क्या क्या हम मेडिसिन दे सकते हैं, तो पहला है एंटीकोगुलेशन। मैंने आपको बताया था कॉजेज में क्या था, क्लॉट भी था, तो हम एंटीकोगुलेशन देंगे टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। जो क्लॉट हुआ था उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हम एंटीकोगुलेशन देंगे, जैसे कि वारफेरिन एंड हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेशन होता है, ये क्या करता है, क्लॉट को हटाता है, ओके। नेक्स्ट थ्रोम्बोलाइटिक्स, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन एक्सिस्टिंग ब्लड क्लॉट्स। ये क्या करता है, जो ब्लड क्लॉट हो गया उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरेकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीप्लेटलेट्स, ये क्या करता है, प्रिवेंट प्लेटलेट्स एग्रेशन, जैसे कि एस्पिरिन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स हम प्रोवाइड कराएंगे। ये क्या होता है, यूज टू ट्रीट अंडरलाइंग इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन को जब पेशेंट शॉक में गया तो उसको हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ओके। नेक्स्ट है एंटीएमेटिक्स, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है परसिस्टेंट, तो पेशेंट तब भी शॉक में जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीएमेटिक्स देंगे, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प कंट्रोल वोमिटिंग, ओके। नेक्स्ट है इनोट्रोपिक ड्रग एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इनोट्रोपिक ड्रग्स क्या होता है, इंप्रूव कार्डियक आउटपुट बाय इनहेंसिंग द हार्ट पंपिंग एबिलिटी। एग्जांपल में डाइजॉक्सिन है एंड डोपामिन है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इसमें क्या होता है कि एसेंशियल nutrients such as carbohydrate, calcium and minerals should be provided to support the patient health during critical illness। अगर पेशेंट को अगर शॉक में गया है तो वो चीज़ें खा नहीं पाएगा, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहेगा, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो इसलिए पेशेंट को हम क्या देंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, ओके। आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।